आज हमारे पास माइकल ग्रेगर की किताब हाउ नॉट टू डाई का एक बहुत ही दिलचस्प सारांश है। और इसका टाइटल ही अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा करता है ना। बिल्कुल, मतलब ये समझना कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर अपने खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव करके बड़ी बड़ी बीमारियों को न सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि शायद उन्हें पलट भी सकते हैं। हाँ, और यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि ये हमें सिर्फ दवाओं या सर्जरी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने की बात करता है। बिल्कुल, इन नोट्स का जो केंद्रीय विचार है वो यही है कि पौधों पर आधारित खाना यानी एक प्लांट बेस्ड डाइट हमारी सबसे बड़ी बीमारियों के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकता है। तो फिर चलिए इसी से शुरू करते हैं। सारांश की शुरुआत होती है दिल की बीमारी से, जो दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, और इसमें मुख्य विलेन बताया गया है हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जिसे हम खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये तो हम सब दिस हुआ है, लेकिन यहाँ बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल, जो लक्ष्य सुझाया गया है वो है कुल कोलेस्ट्रॉल को 150 मिली डेसीलीटर से नीचे रखना। पर बात सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की नहीं है। स्रोत एक और चीज पर ध्यान दिलाता है जिसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं। एंडोटॉक्सिन, ये सुनने में ही थोड़ा खतरनाक लग रहा है। ये क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये बैक्टीरिया के मतलब मरे हुए हिस्से होते हैं और ये ज्यादातर पशु उत्पादों जैसे मांस और डेयरी में पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे शरीर में करते क्या हैं? जब ये हमारे खून में पहुंचते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे एक खतरे की तरह देखता है, जैसे कोई बाहरी हमला हो गया हो, और इस खतरे से लड़ने के लिए वो हमारी धमनियों में सूजन पैदा कर देता है। अच्छा। और यही सूजन धीरे धीरे धमनियों को सख्त और तंग कर देती है, जिससे दिल पर बेवजह का दबाव पड़ता है और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। तो ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की सलाह तो हर कोई देता है, पर अक्सर ये सलाह बड़ी उबाऊ होती है। लेकिन इस सारांश में मुझे एक ऐसा उपाय मिला जो सुनने में बहुत आसान है, ब्राजील नट्स। जी, और ये वाकई दिलचस्प है। लेखक एक स्टडी का हवाला देते हैं जिसमें बताया गया कि महीने में सिर्फ 4 ब्राजील नट्स खाने से, सिर्फ 4? हाँ, सिर्फ 4, कुछ ही घंटों में लोगों का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफी कम हो गया और उसका असर 1 महीने तक बना रहा। कमाल है। पर इसमें एक चेतावनी भी है। ब्राजील नट्स में सेलेनियम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें रोज खाने की सलाह नहीं दी जाती। महीने में कुछ ही काफी है। एक पैटर्न जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये है कि एक ही विलन यानी ये हाई कोलेस्ट्रॉल कई अलग अलग कहानियों में सामने आ रहा है। दिल की बीमारी में तो है ही, लेकिन स्रोत इसे दिमाग की सेहत से भी सीधे तौर पर जोड़ता है। ये कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी धमनियों को ब्लॉक करता है। अच्छा, तो जो चीज हमारे दिल के लिए खराब है वही हमारे दिमाग के लिए भी जहर की तरह काम कर सकती है। बिल्कुल, और स्ट्रोक की बात करें तो उसे हाई ब्लड प्रेशर से जोड़ा गया है और उससे बचने के लिए भी कुछ बहुत ही सरल उपाय सुझाए गए हैं। जैसे 7 से 8 घंटे की नींद, बहुत कम या बहुत ज्यादा सोना दोनों ही स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं, और खाने में पोटेशियम से भरपूर चीजें शामिल करना, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स और शकरकंद। वहीं अल्जाइमर के खतरे को कम करने के लिए केसर, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी और अंगूर के जूस जैसी चीजों को फायदेमंद बताया गया है। चलिए अब फेफड़ों की बात करते हैं। धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर का रिश्ता तो सब जानते हैं, लेकिन जो आंकड़े सारांश में दिए गए हैं वो सच में डराने वाले हैं। हाँ, फेफड़ों के कैंसर से होने वाली 90% मौतें धूम्रपान से जुड़ी हैं। 90%? और जो बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो है सेकेंड हैंड स्मोक। मतलब अगर आप खुद सिगरेट नहीं पीते लेकिन किसी और के धुएं के संपर्क में आते हैं तो भी आपका कैंसर का खतरा 20 से 30% तक बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो धूम्रपान छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो क्या है? ब्रोकली। लेखक एक स्टडी का जिक्र करते हैं जिसमें पाया गया कि जो धूम्रपान करने वाले लोग रोज ब्रोकली खाते हैं उनमें डीएनए म्यूटेशन यानी कोशिकाओं को होने वाले नुकसान में 41% तक की कमी आई। वाह, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोकली धूम्रपान का असर खत्म कर देगी, लेकिन ये दिखाता है कि सही खाना कुछ हद तक नुकसान की भरपाई कर सकता है। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई दिल, दिमाग और फेफड़ों की बात, लेकिन कैंसर तो एक अलग ही तरह की बीमारी है। क्या खानपान का असर इस पर भी उतना ही गहरा होता है? सारांश इसे पाचन तंत्र के कैंसर से कैसे जोड़ता है? यहाँ स्रोत सीधे तौर पर मांस, खासकर रेड मीट में पाए जाने वाले हीम आयरन को जिम्मेदार ठहराता है। हीम आयरन? हाँ, देखिए, आयरन 2 तरह का होता है, एक जो पौधों में मिलता है
और दूसरा हीम आयरन, जो जानवरों के खून में होता है। हमारा शरीर पौधों से मिलने वाले आयरन को जरूरत के हिसाब से सोखता है, लेकिन हीम आयरन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। वो बस शरीर में जमा होता रहता है। और उससे फिर क्या होता है? उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। और चिकन के बारे में एक दावा तो बहुत ही चौंकाने वाला है। हाँ, कहा गया है कि रोजाना सिर्फ 50 ग्राम चिकन खाने से पैंक्रियास के कैंसर का खतरा 72% तक बढ़ सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है और इसीलिए इससे बचने के लिए एक बहुत ही आसान उपाय सुझाया गया है, हल्दी। हल्दी? बिल्कुल। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में हल्दी का इस्तेमाल बहुत आम है और शायद यही वजह है कि अमेरिका की तुलना में यहाँ पेट और आंतों के कैंसर के मामले 10 गुना कम हैं। ये दिलचस्प है। अब आते हैं प्रोस्टेट कैंसर पर। इसके लिए तो डेयरी और अंडों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना ये भी एक बहुत बड़ा दावा है। क्या स्रोत कोई सबूत देता है इसका? आपका सवाल बिल्कुल सही है। स्रोत एक लैब स्टडी का हवाला देता है, जिसमें पेट्री डिश में प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं को रखा गया। जब उन पर गाय का दूध डाला गया तो उनकी वृद्धि 30% बढ़ गई। अच्छा। लेकिन जब बादाम का दूध डाला गया तो उनकी वृद्धि 30% तक रुक गई। ठीक है, पर यह तो एक लैब स्टडी है। इससे भी मजबूत कोई तर्क है? हाँ, और वो बहुत शक्तिशाली है। एक और स्टडी में प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप ने सामान्य जीवन शैली अपनाई, जबकि दूसरे ने पौधों पर आधारित आहार और रोज व्यायाम को अपनाया। और नतीजा ये हुआ कि दूसरे ग्रुप के लोगों के खून में कैंसर कोशिकाओं को मारने की शक्ति पहले ग्रुप की तुलना में 4000% ज्यादा थी। 4000%? ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। मतलब जीवन शैली में बदलाव सिर्फ मदद नहीं करता, बल्कि शरीर को एक कैंसर विरोधी मशीन में बदल सकता है। बिल्कुल। और स्तन कैंसर के लिए भी हाई कोलेस्ट्रॉल और शराब को मुख्य कारण बताया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो इससे लड़ने में मदद कर सकते हैं, जैसे अनार, मशरूम, सेब। हाँ, खासकर सेब के छिलके में मैस्पिन नाम का एक कंपाउंड होता है और ब्रोकली में सल्फोराफेन। ये दोनों ही कैंसर कोशिकाओं के विकास को दबाने की क्षमता रखते हैं। चलिए अब डायबिटीज पर आते हैं, जो आज एक महामारी बन चुकी है। सारांश इसे भी पशु उत्पादों से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल से जोड़ता है। बिल्कुल। यहाँ मैकेनिज्म ये है कि एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल हमारे पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं, जिन्हें बीटा सेल्स कहते हैं, उनके लिए जहरीला होता है। जब ये कोशिकाएं मरने लगती हैं तो शरीर जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता और डायबिटीज हो जाती है। तो क्या इसका भी कोई इलाज है? स्रोत के अनुसार टाइप 2 डायबिटीज को न सिर्फ रोका जा सकता है, बल्कि कई मामलों में पलटा भी जा सकता है। और इसका सबसे असरदार तरीका है पेट की चर्बी कम करना। लेकिन भूखे रहकर नहीं, भूखे रहकर नहीं, बल्कि ऐसी चीजें खाकर जो पेट भरें पर कैलोरी में कम हो, जैसे फलियां और सब्जियां। ताइवान की एक स्टडी का हवाला दिया गया है, जिसमें पाया गया कि शाकाहारियों में डायबिटीज होने की संभावना 50 से 75% कम होती है। हाई ब्लड प्रेशर पर भी बात करते हैं। यहाँ नमक को मुख्य कारण बताया गया है। ये तो हम सब सुनते आए हैं, लेकिन स्रोत इसे समझाता कैसे? इसे ऐसे समझिए कि शरीर में ज्यादा नमक एक स्पंज की तरह है, जो अपने आसपास से पानी खींचकर शरीर में जमा कर लेता है। इस अतिरिक्त पानी और खून को धमनियों में धकेलने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसी बढ़े हुए दबाव को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यहाँ एक तुलना की गई है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, मैराथन दौड़ने वालों के बारे में। हाँ, ये वाकई आंखें खोलने वाली बात है। एक स्टडी में पाया गया कि जो मैराथन धावक हफ्ते में 48 मील तक दौड़ते हैं, अगर वे ज्यादा मांस खाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर भी उन शाकाहारियों से ज्यादा होता है जो कोई व्यायाम नहीं करते। मतलब आप एक खराब डाइट के असर को सिर्फ एक्सरसाइज से खत्म नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल नहीं। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए अलसी के बीज और हिबिस्कस की चाय को बहुत फायदेमंद बताया गया है। बीमारियों के अलावा सारांश में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो बस दिमाग में बैठ जाते हैं, जैसे किचन सिंक को लेकर एक बात कही गई है। हाँ, और ये सुनकर शायद कई लोग अभी जाकर अपना सिंक साफ करने लगेंगे। बताया गया है कि हमारे किचन सिंक में अक्सर टॉयलेट सीट से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। क्या बात करेंगे?
बिल्कुल। इसका कारण ये है कि जब हम कच्चा मांस, खासकर चिकन धोते हैं तो उसके बैक्टीरिया सिंक में फैल जाते हैं और फिर खाना बनाने में जो समय लगता है उस दौरान ये बैक्टीरिया कई गुना बढ़ जाते हैं। ये तो है। और अब उस एक दावे पर आते हैं जो शायद इस पूरे सारांश का सबसे चौंकाने वाला दावा है, किडनी की बीमारी को लेकर एक तुलना। हाँ, और ये दावा लगभग अविश्वसनीय लगता है। इसमें कहा गया है कि एक हॉट डॉग खाना सिर्फ उसमें मौजूद कैंसर पैदा करने वाले कंपाउंड्स के नजरिए से 4 सिगरेट पीने के बराबर है। 1 मिनट, क्या एक हॉट डॉग 4 सिगरेट के बराबर? जी। मतलब प्रोसेस मीट को लेकर जो चेतावनी हम सुनते हैं, ये स्रोत उन्हें एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जा रहा है। ये सिर्फ अनहेल्दी नहीं बल्कि सिगरेट जितना खतरनाक बताया जा रहा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पशु प्रोटीन हमारी किडनी पर कितना दबाव डाल सकता है। जब हम ज्यादा एनिमल प्रोटीन खाते हैं तो शरीर में सूजन बढ़ती है और किडनी को उसे फिल्टर करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और आखिर में पार्किंसंस रोग, इसके बारे में एक विरोधाभासी बात सामने आई है। निकोटीन को फायदेमंद बताया गया है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। कई स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें पार्किंसंस की दर कम होती है, लेकिन जाहिर है कोई भी धूम्रपान की सलाह नहीं देगा क्योंकि उसके नुकसान कहीं ज्यादा हैं। सही बात है। तो सवाल ये है कि क्या हम निकोटीन का फायदा बिना धूम्रपान के ले सकते हैं? हाँ, और इसका जवाब है सब्जियां। टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियों में प्राकृतिक रूप से थोड़ी मात्रा में निकोटीन पाया जाता है। अच्छा। और स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग ये सब्जियां ज्यादा खाते हैं उनमें पार्किंसंस का खतरा कम होता है। वहीं दूसरी तरफ डेयरी उत्पादों को पार्किंसंस के बढ़ते खतरे से जोड़ा गया है। तो इन सभी बीमारियों पर चर्चा के बाद घूम फिरकर सारी बात एक ही जगह आ जाती है। इस किताब के सारांश का निचोड़ यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा संपूर्ण पौधों पर आधारित खाना अपनाना चाहिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ बुरी चीजों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि खाने के लिए एक नया सकारात्मक ढांचा अपनाने के बारे में है। अच्छी बात यह है कि सारांश के अंत में इसे आसान बनाने के लिए एक व्यावहारिक चेकलिस्ट दी गई है। वो चेकलिस्ट जरूर साझा करते हैं क्योंकि वो इस पूरी चर्चा का सबसे ठोस हिस्सा है। ठीक है। तो रोजाना अपनी डाइट में शामिल करने के लिए कहा गया है बीन्स या फलियों की 3 सर्विंग्स, जामुन यानी बेरीज की 1 सर्विंग, दूसरे फलों की 3 सर्विंग्स, क्रूसिफेरस सब्जियों जैसे गोभी या ब्रोकली की 1 सर्विंग, हरे पत्तेदार सब्जियों की 2 सर्विंग्स, मुट्ठी भर नट्स या सीड्स, 1 चम्मच मसाला जैसे हल्दी, साबुत अनाज की 3 सर्विंग्स और 5 गिलास पानी या हर्बल चाय जैसे पेय पदार्थ। और रोज 1 घंटे का वर्कआउट। ये लिस्ट देखने में लंबी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का विचार बहुत सरल है। अगर कोई इस चेकलिस्ट को पूरा करने की कोशिश करता है तो उसका पेट इतने पौष्टिक और रेशेदार भोजन से भर जाएगा कि उसे मांस, डेयरी या प्रोसेस्ड फूड खाने की इच्छा ही नहीं होगी। ये एक सकारात्मक तरीका है, कुछ छीनने के बजाय अपनी डाइट में अच्छी चीजें जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना। और सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार, ये सारांश एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जहां हमारा आहार सिर्फ बीमारियों से बचने का एक तरीका नहीं है, बल्कि हमारी कुछ सबसे भयानक बीमारियों के लिए प्राथमिक उपचार का एक शक्तिशाली रूप है। अगर हमारी भोजन की थाली में इतनी ताकत है तो हमारे कौन से अन्य छोटे छोटे दैनिक विकल्प, जैसे हम कितना सोते हैं, कितना चलते हैं या हम तनाव को कैसे संभालते हैं, हमारे लंबे जीवन पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं।